सो वेलकम एंड क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। आई होप आप सबने देख ली होगी क्योंकि ये उसी का पार्ट 2 है। और अगर आपने नहीं देखी है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर जल्दी से देख लो। फिर ये देखो तभी समझ में आएगा, सेंस तभी बनेगी बातों की। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे मुगल एम्पायर्स का डाउनफॉल आ गया था। एक ट्रेड करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे रूल कर लिया इंडिया पे, फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना पावर हैंड ओवर कर देती है। बंगाल का पार्टीशन होता है और भी अन्य चीजें जो कि आप पार्ट 1 में देख ही लोगे। बट इसको चालू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो अभी आने वाले हैं जो आपकी दिल जीत लेंगे। तो करो सब्सक्राइब, अप टू डेट रहना है मेरे चैनल से। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स हिट द इंट्रो। सो 1886 में सैयद अहमद खान, एक रिफॉर्मिस्ट और फिलोसोफर, ने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया। ये कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर हुआ था कि कैसे इंडियन मुस्लिम्स के एजुकेशन को अपग्रेड किया जाए, कैसे उन्हें अप टू डेट रखा जाए। 1906 कॉन्फ्रेंस के 20th सेशन में मेंबर्स ने एक पार्टी बनाया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब ये पार्टी बन गई वो इंडिया के मुस्लिम पॉपुलेशन के सिविल राइट्स के लिए स्ट्रगल करने लगी। मुस्लिम लीग की ये मेंटेलिटी बन गई कि कांग्रेस एक प्रो हिंदू पार्टी है और वो मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स नहीं देंगे। इसके बाद हर एक मुस्लिम लीडर अपना एक पार्टी बनाने लग गया। दूसरी तरफ ये जो सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे ये रंग दिखाने लगे जब ज्यादा से ज्यादा लोग नेशनल लीडर से हाथ मिलाने लगे, और जिन लीडर्स को ज्यादा ही रेडिकल होने की वजह से निकाला गया उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और भी काफी सारे लीडर्स प्रोटेस्ट करने लगे। पर अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही वकालत कर रही थी। तरफदारी अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही तरफ थी कांग्रेस की। और बनाया किस वजह से गया था कि वो इंडियंस की हेल्प करे। पहले तो भाई आवाज उठाने या प्रोटेस्ट करने का काम सिर्फ लीडर्स ही कर रहे थे, बट बात तब बनी जब जो इंडिया के कॉमन लोग थे वो भी उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगे और काफी जोरों शोरों से प्रोटेस्ट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट में थोड़ा डर बनने लगा जब लीडर्स के साथ कॉमन लोग भी जुड़ने लगे, और ब्रिटिशर्स के सर पर वर्ल्ड वॉर का भी खतरा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के सामने एक शर्त रखी कि अगर इंडिया ब्रिटिश की हेल्प करेगा वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। और इंडिया ने वो शर्त एक्सेप्ट कर लिया और पूरे 13 लाख सोल्जर्स गए इंडिया की तरफ से ब्रिटिश की मदद करने। अब इस बात को रखते हैं साइड में। 1914 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की नौकरी कर रहे थे। गांधी जी ने अपने नॉन वायलेंट स्किल्स के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़वाया भी था। उनके इन सारे तरीकों से कांग्रेस के गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को इंडिया बुलाया नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करवाने के लिए। गांधी जी इंडिया वापस लौटे और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और नेशनल मूवमेंट में हिस्सा ले लिया। 1917 में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनवाया और नाम दिया सत्याग्रह मूवमेंट। अगले 3 सालों उन्होंने काफी सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए, जैसे सत्याग्रह एंड फास्टिंग, द खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। ये सारे प्रोटेस्ट फार्मर को उनके राइट्स दिलाने के लिए किए गए। और 1919 में एक ऐसी चीज हुई जो आपने अपने हिस्ट्री बुक या कहीं और सुना या देखा जरूर होगा। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ये ऑर्डर दिया कि एक पीसफुल गैदरिंग हो मैन, विमेन और चिल्ड्रंस की बैसाखी के ओकेजन पर। गैदरिंग तो हुई बट वैसी नहीं हुई जैसा लोगों ने सोचा था। जितने भी लोग वहां बैसाखी के ओकेजन पर आए थे सबको शूट कर दिया गया और इस केस को नाम दिया गया जालियांवाला बाग केस। इस न्यूज ने पूरे इंडिया को झकझोर के रख दिया। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, सब अपने घर में मौन थे, शांत थे, पता नहीं जैसे उन्हें कोई सदमा सा लग गया हो। गांधी जी ने भी इस चीज की बहुत ज्यादा बुराई की ही, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ से चालू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जालियांवाला बाग ने एक तरह से हम इंडियंस का खून खौला दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह मूवमेंट था जिसे गांधी जी लीड कर रहे थे। गांधी जी ने सारे लीडर से रिक्वेस्ट की कि कोई भी ब्रिटिश प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। गांधी जी ने खादी यूज करने को बोला इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स। उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नौकरी छोड़ने को बोला। काफ़ी सारे लोगों ने तो टैक्स भरने से भी मना कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रहा था, बट गांधी जी को इसे रोकना पड़ा। और उसका रीज़न ये हुआ था कि लोगों में आक्रोश इतना भर गया था कि जब पुलिस वालों ने मना किया प्रोटेस्ट करने के लिए तो लोगों ने पूरी पुलिस चौकी ही जला दी। और इस इंसिडेंट को नाम दिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें 22 पुलिस वाले और 3 सिविलियंस मारे गए।
कांग्रेस को लीड कर रहे थे रामकृष्ण गोखले और गांधी जी, जिनका तरीका बहुत ही नॉन वायलेंट था और ये चीज़ लोग पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि लोग सीधा एक्शन चाहते थे। बट सिर्फ शांत लोगों से ही नहीं बनती सोसाइटी, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा कट्टर थे। कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जिनका मानना था कि हम ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेंगे इंडिया से विद द यूज ऑफ फोर्स। एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1750 में जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, बट वो शेप लेने लगा था अब। उस मूवमेंट के लीडर बरीन घोष के अंडर गन्स और बॉम्ब्स कलेक्ट करने लगे लोग और कुछ फॉरेन कंट्री भी भेजने लगे कि भाई हमें बॉम्ब बनाने का तरीका सिखाओ, ऐसा ही कुछ बॉम्ब बनाना है, जल्दी से बता दो हमें। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना और ज्वाइन हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और भी काफी सारे लीडर्स, जिनसे भिड़ना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। ये बिल्कुल गांधी जी के अपोजिट थे। गांधी जी को वॉयलेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी और इनका वॉयलेंस के बिना कुछ काम ही नहीं होता था। भगत सिंह जी से मैंने ये तो जरूरी सीखा है कि अगर आप गलत नहीं हो तो बिल्कुल मत झुको, आप डटकर सामना करो उस चीज का। सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया और बहुत सारे कंट्री ट्रेवल करने लगे और हेल्प मांगने लगे लोगों से इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी आर्मी बना रहे थे जो ब्रिटिश के खिलाफ भिड़ सके। वो जापान गए और एक आर्मी फॉर्म किया, आज़ाद हिंद फौज। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंडियन आर्मी ने अंडमान एंड निकोबार को कैप्चर कर लिया उस जापानीज आर्मी की मदद से और काफ़ी सही चीज़ थी वो। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था और गांधी जी ने तेजी से प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और एक मूवमेंट चला, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। और ये प्रोटेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे ज्यादा सीरियस प्रोटेस्ट था, मतलब एकदम गंभीरता से इस चीज को देखी जा रही थी। गांधी जी ने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और खुद भी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस रीजन की वजह से 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर लिया गया गांधी जी को और 2 साल तक पुणे के आगा पैलेस में रखा गया। 1943 तक क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम अपना पावर इंडिया को दे देंगे और भाई हम छोड़ के जा रहे हैं अब इंडिया को। अब इंडिपेंडेंस तो मिलने ही वाली थी बट लोग ये बात करने लगे कि किसको किसको कौन सी जगह मिलेगी, मतलब जो इंडिया पाकिस्तान अब फॉर्म हुआ उसके डिवीजन के बारे में बात चलने लगी। काफी सारे लोग तो ये भी बोल रहे थे कि हम लोग कंट्री को रिलीजन के हिसाब से डिवाइड करेंगे और मेन जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि रिलीजन के हिसाब से लोगों को डिवाइड करा जाए। बट रिलीजन्स के बीच इतने सारे क्लैशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहे थे कि पाकिस्तान क्रिएट करना पड़ गया। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री को नाम दिया गया हिंदुस्तान और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री को दिया गया नाम पाकिस्तान। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने 1946 में कांग्रेस को इंडिपेंडेंस प्रपोजल भेजा और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया और अगस्त 14 को पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया गया और कुछ मिनट बाद 12:02 पर इंडिया भी आज़ाद हो गया। हर जगह खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था, लोग बहुत ज़्यादा नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी कि भाई आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और 26 नवंबर 1949 को वो भी बन गया और 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आ गया। तो बस भाइयों यहीं तक की थी हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस की स्टोरी। बहुत लंबी थी, 2 पार्ट में हमें कवर करना पड़ा बट बहुत ज़्यादा हमें इंडिपेंडेंस की स्टोरी सुनने को मिली और हमें भी एक इंस्पिरेशन आई ही होगी कहीं ना कहीं कि अगर अपना हक है तो मांग के रहो भाइयों। अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं वो मुझे आप कमेंट में बता देना। और अब सोच रहा हूँ कि अगले साल एक 26 जनवरी को भी एक वीडियो लेके आऊँ, वो अपने फ्रीडम फाइटर्स को प्रॉपर डेडिकेटेड हो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लाऊंगा, हाँ टाइम है उस चीज़ को बट लेके आऊँगा। और भाई आने वाले कंटेंट भी बहुत ज़्यादा सही होने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी थोड़े आगे जाते जाते वीडियोस डेंजरस बनने लगेंगी, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी। तो भाइयों खुश रहो, खुश रहने दो, अंदर से क्रिएटिविटी आ रही है तो उसे बहने दो और इसी के साथ बाय बाय। हाँ, जिसे तोड़ना था तोड़ दिया, छोड़ना था छोड़ दिया, गाना लेके आया और तू रैप करना छोड़ दिया। आजा जोड़ दूं मैं, तोड़ दूं, फोड़ दूं।